दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग मॉडल आंसर सेट में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मॉडल प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें से आज का प्रश्न हम लोग का 1919 से 1947 तक का काल गांधीवादी चरण के नाम से क्यों जाना जाता है। यह चरण उदारवादी एवं उग्रवादी चरण से किस प्रकार भिन्न था। तो इसका आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको जो है अपने कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 68 एंड 69 बीपीएससी मेंस के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन प्रारंभ किए गए। क्या किया गया? विभिन्न आंदोलन प्रारंभ किया गया। इन आंदोलनों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 चरणों में बांटा जाता है। एक तो है उदारवादी, दूसरा उग्रवादी एवं तीसरा गांधीवादी। तो इसी चरण को हम लोग आज देखने वाले हैं एवं कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यह किस प्रकार था। तो सबसे पहले देखते हैं कि उदारवादी चरण जो था वो था 1885, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय से लेकर 1905 तक। उसके बाद उग्रवादी चरण जो कि 1905 से लेकर 1919 तक, और फिर जब गांधी जाते हैं इंडिया में 1919 से लेकर 1947 तक के चरण को गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण के पश्चात ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के लिए उन्होंने कुछ नवीन हथियार जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, भूख हड़ताल आदि का प्रयोग किया। इस चरण में हुए स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा ही किया गया। इसलिए इस चरण को हम लोग गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य लीडर के रूप में 1919 से लेकर 1947 जब तक कि भारत आज़ाद हुआ था उस समय तक मुख्य रूप से जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, वो गांधी जी ही कर रहे थे। इसलिए इस काल को हम लोग गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस चरण को गांधीवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध बिहार के चंपारण में गांधी जी के द्वारा नील किसानों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा आवाज उठाई गई थी। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। किसे? चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये गांधी जी के नेतृत्व में ही इसको सफल बनाया गया था। मार्च 1918 की बात है। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया। क्या हुआ? प्लेग बोनस को लेकर मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद छिड़ गया। इसके बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल के माध्यम से मिल मालिकों को मजदूरी के अतिरिक्त बोनस हेतु राजी किया। मजदूरों को अतिरिक्त बोनस के लिए क्या किया? राजी किया। कौन? गांधी जी, भूख हड़ताल के माध्यम से। तो ये गांधी जी का सेकेंड सफल आंदोलन रहा। और उसके बाद आता है खेड़ा, जो कि एक कृषक आंदोलन था 1918 में ही। भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा में बर्बाद हुए फसलों पर किसानों से मालगुजारी वसूलने के कारण किसानों ने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई। इसमें गांधी जी ने एक बार पुनः अपनी असहयोग तकनीक के माध्यम से सरकार को किसानों की मांगों को मनवाने हेतु राजी किया। इसमें गांधी जी का सहयोग उस समय के युवा लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख जनवादी आंदोलन कौन कौन हुए। गांधी जी का प्रथम जनवादी देशव्यापी आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में जो चलाया गया था वो था। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से, मतलब एक के बाद एक आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तथा उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी के सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक है। इस दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और उसके बाद सार्वजनिक संस्थाओं का बहिष्कार जैसे अनेक तकनीकों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए बाध्य कर दिया था। तो गांधी जी का अलग ही स्टाइल था। ठीक है। ये अपने स्टाइल में ही अहिंसा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते थे। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि गांधी जी का ये रहा। उसके बाद जो क्वेश्चन में है कि इसके अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं किस प्रकार ये उग्रवादी एवं उदारवादी आंदोलन से भिन्न रहा गांधीवादी चरण। तो इस चरण को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी चरण का सामाजिक आधार जो क्या था? जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्यवर्गीय लोगों के बीच ही जो उदारवादी चरण के लोग अधिक थे के बीच था। वहीं उग्रवादी चरण शहरों के शिक्षित एवं निम्न वर्गीय लोगों के बीच प्रचलित था। कौन? उग्रवादी चरण था
शहर के शिक्षित एवं निम्न वर्गीय लोगों के बीच, एवं उदारवादी चरण क्या था, जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्य वर्गीय लोगों के बीच था। जबकि गांधीवादी चरण की बात किया जाए तो गांधीवादी चरण का सामाजिक आधार भारत के सभी वर्ग समूहों के जाति थे। ठीक है, इसमें सभी नीच से नीच और उच्च से उच्च सभी वर्ग के जाति और लोग जुड़े हुए थे इस चरण से, गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशे के लोग हो, सभी लोग गांधी जी के इस मुहिम से जुड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट में, उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक दायरों में रहकर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहा। कौन? उदारवादी नेता। जबकि उग्रवादी चरण के नेताओं ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अहिंसक मार्ग या अहिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कौन? उग्रवादियों ने अहिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इन दोनों से इतर, अब गांधी जी इन दोनों से इतर क्या किए गांधीवादी चरण में? सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, चरणबद्ध प्रतिरोध, बहिष्कार आदि से ब्रिटिश विरोध के हथियार बनाए अपने आप को। ये सभी गांधी जी के क्या थे? हथियार थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि उदारवादी एवं उग्रवादी चरण के द्वारा आंदोलन का लक्ष्य सीमित था तथा वर्गीय हितों की प्राप्ति था। लेकिन क्या था? गांधीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था और लक्ष्य सर्वव्यापी था इसका उद्देश्य, और इसमें समाज का एक बड़ा जनसमूह भाग ले रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी के साथ समाज के एक बड़ा समूह जो है इनके साथ जुड़ा हुआ था और गांधी जी के साथ जो है कनेक्ट फील करता था, इसलिए इनका हर एक आंदोलन सफल भी हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधीवादी चरण में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया गया, जबकि उदारवादी एवं उग्रवादी चरण में वे जनता की ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से न जोड़ न सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधीवादी आंदोलन में ऐसे विषयों को शामिल किया गया, जबकि उदारवादी एवं उग्रवादी चरण में मुख्य रूप से शासन में भागीदारी एवं स्वराज की प्राप्ति पर को वरीयता दिया गया। इस प्रकार हम लोग देख लिया किस प्रकार यह गांधीवादी चरण ये उग्रवादी एवं उदारवादी चरण से भिन्न था। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एक आप अच्छे मॉडल आंसर लिखने के योग्य हो सके। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन को निष्कर्ष निकालते हैं क्वेश्चन का और इसको इंडअप करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में राष्ट्रवादी चरण की भूमिका प्रभावी रही। क्या रही? गांधीवादी चरण की भूमिका प्रभावी रही। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं, कहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट से। और सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन के मांग के अनुसार ही हम लोग इसको फुलफिल किए हैं। 1919 से 1947 तक के काल गांधीवादी चरण, उसके बाद यह किस प्रकार उदारवादी एवं उग्रवादी चरण से भिन्न था, तो ये सभी पॉइंट को हम लोग दर्शाते हुए इंट्रोडक्शन दे दिए। उसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर दिए। तो ये वीडियो की श्रृंखला लगातार जारी रहेगा। आप लोग अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को और भी बड़ा बनाइए इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।